नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल बराक ब्रेन पर। आज का ये हमारा पहला क्लास है और आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ बीएड एंट्रेंस टेस्ट के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक और उस टॉपिक का नाम है करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। ऑलरेडी मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, हमारे चैनल के जो प्लेलिस्ट है उसमें अवेलेबल रहेगा। साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। उम्मीद है कि आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका सिलेक्शन भी जल्द से जल्द हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को बिना किसी देरी के। तो ये है आपका ऑफिशियल सिलेबस, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, बहुत सारा मतलब 6 टोटल वीडियोस चैनल पर अवेलेबल है। साथ ही आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन के बारे में। तो ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक के अंदर कई सारे सब टॉपिक है, जैसे कि जनरल आइडिया अबाउट इंडियन एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट, एजुकेशनल पॉलिसीज, जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। इन सभी को मैं एक क्रोनोलॉजिकल तरीके से, क्रोनोलॉजी को फॉलो करके मैं डिस्कस करता रहूंगा। आपका काम यही रहेगा कि आप लोग इन टॉपिक को अच्छे से समझना और एक नोट्स बनाने का कोशिश करना, ठीक है। तो ये है आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन। क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज इन एजुकेशन। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये 3 टॉपिक को हमें कवर अप करना है। और इन टॉपिक क्या क्या है? जनरल आइडिया अबाउट इंडियन एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, दूसरा एजुकेशनल पॉलिसीज और तीसरा जनरल अंडरस्टैंडिंग अबाउट हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया। तो देखिए, एक ही क्लास में तो इन तीनों टॉपिक को कवर अप करना इम्पॉसिबल है। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, हर एक दिन छोटा छोटा सेशंस लाता रहूंगा, ताकि मैं यहाँ का जो जितना भी टॉपिक है उसको मैं कवर कर पाऊँ, ठीक है। तो मेरा यही टारगेट रहेगा और आप लोग मेरे इस जर्नी में मेरे साथ बने रहिएगा। तो चलिए आज की इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जनरल आइडिया अबाउट इंडियन एजुकेशन एंड इट्स डेवलपमेंट। तो इससे तो आपको पता ही चल रहा है ना कि यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बेसिकली अबाउट इंडियन एजुकेशन, भारत का जो शिक्षा है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में हमें जानकारी मिलेगा। और साथ ही भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप कैसे हुआ, इसके बारे में भी हम जानेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहले शुरू करते हैं, हम जानने का कोशिश करते हैं कि एजुकेशन क्या है, ठीक है ना। एजुकेशन तो पता होना पड़ेगा ना कि एजुकेशन क्या है। तो व्हाट इज एजुकेशन? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग नॉलेज। एजुकेशन से क्या होगा? आप नॉलेज, आपका ज्ञान डेवलप होगा, आपका स्किल्स डेवलप होगा, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल सो दैट he or she can become a responsible member of the society। तो एजुकेशन से क्या होगा कि जब आपको ज्ञान प्राप्त होगा आपका, ठीक है, जैसे कि ये बच्चा पढ़ रहा है ना, देख लीजिए, ये बच्चा जब अच्छे तरीके से पढ़ेगा तो उसका फायदा क्या होगा? उसका नॉलेज डेवलप होगा, नॉलेज डेवलप हो रहा है, उसका स्किल्स भी डेवलप हो रहा है, वैल्यू, उसका वैल्यू भी डेवलप हो रहा है, उसका एटीट्यूड, उसका चरित्र भी डेवलप हो रहा है, साथ ही उसका पर्सनैलिटी, उसका जो कैरेक्टर है वो भी इंप्रूव हो रहा है, वो भी डेवलप हो रहा है। ये डेवलप होने से क्या होगा? ही और शी कैन बिकम ए रेस्पॉन्सिबल मेंबर। तो ये जो बच्चा है, ये जो हमारा जो समाज है ना, ये समाज का वो क्या बन पाएगा? वो एक रेस्पॉन्सिबल मेंबर बन पाएगा। इसीलिए एजुकेशन बहुत जरूरी बन जाता है। तो इंडियन एजुकेशन क्या है, ठीक है ना, इंडियन एजुकेशन क्या है इसके बारे में भी हम थोड़ा देख लेते हैं। इंडियन एजुकेशन क्या है? What is Indian education? Indian education refers to the education system followed in India from ancient times to the present। Ancient मतलब पौराणिक साल से प्रेजेंट डे, जो आज के दिन में जैसे हम पढ़ रहे हैं, उसी जो पढ़ रहे हैं और फिर जो चेंजेस भी आया है उसी को बोला जाता है इंडियन एजुकेशन। इट हैज कंटिन्यूअसली चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
तो जो शिक्षा प्रणाली है भारत का, वो समय समय में वो चेंज होता होता गया। पहले के जमाना में जो एजुकेशन सिस्टम था, आज के जमाना में वो नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज समाज का कुछ कारण था होगा, कुछ चाहिए था देश का आर्थिक व्यवस्था के लिए, या फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जितना इंप्रूवमेंट हुआ उसके कारण ये चीज बदलता रहा। ठीक है ना? तो इसी को भी बोला जाता है इंडियन एजुकेशन। उम्मीद है आपको इतना समझ में आया हो। उसके बाद देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ इंडियन। तो भारत का जो एजुकेशन सिस्टम है वो डेवलप कैसे हुआ। तो इसको समझने के लिए मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। एक है आपका एंशिएंट पीरियड। तो एंशिएंट पीरियड में कैसा एजुकेशन सिस्टम था उसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद मेडिएवल पीरियड में एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा इसके बारे में देखेंगे। और मॉडर्न पीरियड में इंडियन एजुकेशन सिस्टम कैसा रहा इसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है? तो एक ही दिन में तो ये तीनों टॉपिक को कवर अप करना मेरे लिए इम्पॉसिबल है और आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपके साथ क्यों ना मैं आज सिर्फ एक ही टॉपिक में डिस्कस करूंगा। ठीक है? एक ही टॉपिक में डिस्कस करूंगा और उस टॉपिक का नाम होगा एंशियंट पीरियड। ठीक है? तो बाकी का जो पीरियड है वो साइमल्टेनियसली अलग जो क्लास करवाऊंगा उस पर मैं करवाते जाऊंगा। तो अभी देखते हैं, सॉरी, हाँ, अभी देखते हैं एंशियंट पीरियड के बारे में। ठीक है? एंशियंट पीरियड के बारे में हम देखेंगे। तो एंशियंट पीरियड क्या लिखा है यहाँ पे देखिए। द हिस्ट्री ऑफ इंडियन एजुकेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारा जो भारत का जो शिक्षा व्यवस्था है वो ओल्डेस्ट है पूरे विश्व में। ये हमारा विश्व है, पूरे विश्व में सबसे प्राचीनतम एजुकेशन सिस्टम है किसका? भारत का। एजुकेशन इन वेल एंशियंट इंडिया was not only meant to take personal literate but also to develop him into a wise, disciplined, moral and responsible human being. तो एंशियंट पीरियड में जो एजुकेशन सिस्टम था ना, उसमें क्या था कि एक पार्टिकुलर इंडिविजुअल का ही विकास हो। ठीक है? या फिर सिर्फ उसका एजुकेशन में ही उसका शिक्षा ही हो, ऐसा नहीं था। शिक्षा तब का समय में जो शिक्षा दिया जाता था उसका मेन फंक्शन था कि एक आदमी वाइस बने, ठीक है, विद्वान बने, वो डिसिप्लिन बने। डिसिप्लिन यानी ऐसा नहीं कि उसको एग्जाम में 100 में उसको 99 मिल रहा है लेकिन वो वाइज नहीं है, वो डिसिप्लिन नहीं है। तो ऐसा नहीं होता था उस समय। इन चीजों के ऊपर भी बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता था। ठीक है? और रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग बने। ठीक है? और क्या बने? रेस्पॉन्सिबल ह्यूमन बीइंग। देयरफॉर एंशिएंट एजुकेशन गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू नॉलेज। एंशिएंट एजुकेशन क्या करता था? इक्वल इंपॉर्टेंस देता था किस चीज को? नॉलेज को, कैरेक्टर, फिजिकल फिटनेस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स। ठीक है? इन चीजों के ऊपर भी एंशिएंट एजुकेशन का ध्यान था। द एजुकेशन सिस्टम ऑफ एंशिएंट इंडिया इज पॉपुलरली नोन एज गुरुकुल सिस्टम। और इंडिया का जो एजुकेशन, एंशियंट इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम था उसको पॉपुलरली किस नाम से जाना जाता है? गुरुकुल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। तो आइए अभी हम देखते हैं गुरुकुल सिस्टम क्या है। तो देखिए यहाँ पे एक गुरु बैठे हुए हैं ना, ये बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इसी को ही बोला जाता है गुरुकुल सिस्टम। अभी देखते हैं कि गुरुकुल सिस्टम का मतलब क्या है। व्हाट इज गुरुकुल सिस्टम? व्हाट इज गुरुकुल सिस्टम? द वर्ड गुरुकुल इज मेड अप ऑफ 2 संस्कृत वर्ड। 2 संस्कृत वर्ड मिलके गुरुकुल सिस्टम बना है। ठीक है ना? तो गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब होता है टीचर और कुल का मतलब होता है फैमिली। ठीक है? गुरु का मतलब क्या है? गुरु का मतलब है टीचर और कुल का मतलब है फैमिली। Thus, गुरुकुल मीन्स द होम और फैमिली ऑफ द गुरु वेयर स्टूडेंट्स लिव्ड एंड स्टडीज। जहाँ पे स्टूडेंट, जो बच्चे जो हैं वो बैठते हैं और शिक्षक के घर में रहते हैं और सीखने का कोशिश करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे एक गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं और ये उनका घर है। ठीक है? ये छोटा ही घर है लेकिन यहाँ पे और बहुत सारे साइड आजू बाजू में और भी घर है। तो ये जो
जो शिक्षार्थी जो हैं, ये जो विद्यार्थी हैं, ये अपने घर छोड़ के यहाँ आए, गुरु के आश्रम में आए और ये गुरु के साथ रहते हैं जब तक इनका शिक्षा कंप्लीट ना हो। ठीक है ना? मतलब पकड़ लीजिए, ये एक आदमी है, ठीक है, इसका घर यहाँ पे है, तो इसको चाहिए एडुकेशन, तो ये क्या किया, ये दूर वहाँ पे जो जहाँ पे टीचर जो उसका जो गुरु जो रहते हैं वहाँ पे वो शिफ्ट हो जाएगा। जब तक इसका एडुकेशन खत्म नहीं होगा ये अपने घर नहीं आ सकता। ठीक है, जब इसका एडुकेशन खत्म हो जाएगा ये अपने आप यहाँ पे अपने घर पे आ जाएगा। यही होता है गुरुकुल सिस्टम में। उम्मीद है आपको इतना समझ में आ ही गया हो। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एंशिएंट इंडियन एजुकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या क्या है उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है आपका कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू डेवलप गुड मॉरल कैरेक्टर। बच्चे का जो विद्यार्थी जो है उनका मॉरल कैरेक्टर अच्छा हो। तो स्टूडेंट को क्या क्या सिखाया जाता था, वे आर टॉट वैल्यू सच एज ट्रूथफुलनेस, हमेशा सच्चाई बोले, सच्चा, ऑनेस्टी, उसके बाद और रेस्पेक्ट, इन तीनों चीजों को तब के समय में सिखाया जाता था। दूसरा क्या है आपका, दूसरा है आपका spiritual development. Ancient Indian education believed that true education should help a person understand the meaning of life. उस समय जीवन का मतलब क्या है उस चीज को समझाया जाता था, और ये चीज स्टूडेंट कैसे समझते थे, थ्रू मेडिटेशन, योगा एंड सेल्फ डिसिप्लिन। ध्यान में बैठ के, उसके बाद योगा का हेल्प लेके, उसके बाद सेल्फ डिसिप्लिन सीख के वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट वो करते थे। तो ये है दो। उसके बाद तीसरा है आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स आर एनकरेज टू थिंक, आस्क क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड कंसेप्ट रादर देन सिंपली मेमोराइज देम। तो स्टूडेंट को बोला जाता था कि आप सिर्फ मेमोराइज मत कीजिए, मतलब सिर्फ आप पैरॉट लर्निंग मत कीजिए। पैरॉट लर्निंग मतलब रट्टा मारना नहीं होगा, आपको क्या काम करना है, आपको समझना है उस कंसेप्ट को, अंडरस्टैंड कंसेप्ट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता था, वेदा को पढ़ाया जाता था, वेद को पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता था, लॉजिक एंड फिलोसॉफी, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, ये सब सब्जेक्ट्स इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए पढ़ाया जाता था। उसके बाद है आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। इन चीजों के बारे में उनको ज्ञान दिया जाता था, जहां पे स्टूडेंट्स क्या करते थे, स्टूडेंट्स लर्न सॉरी स्टूडेंट्स लर्न दैट दे शुड सर्व सोसाइटी। समाज को वो कैसे सेवा कर सकते हैं, और इनको सिखाया जाता था बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, गरीब का सहायता करना, नेचर को बचाना एंड सर्विंग द कम्युनिटी, समाज को सेवा देना। तो इसी को ही बोला जाता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये कुछ चीजें हैं जो कि ऑलरेडी एंशिएंट इंडिया में इनको एडुकेशन, इनको मतलब ज्ञान प्रदान किया जाता था। ठीक है, चलिए, और सब्जेक्ट्स क्या क्या पढ़ाए जाते थे। तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है वेदा, रिलीजियस स्टडीज करवाया जाता था, जिसमें वेद आता था, उपनिषद आता था और महाभारत आता था। इन तीनों चीजों का ज्ञान दिया जाता था। लैंग्वेज संस्कृत, ग्रामर। इसके बाद साइंस में क्या क्या पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन, इन चीजों के ऊपर भी ज्ञान दिया जाता था। साइंस में मैथमेटिक्स, अच्छा ये दो बार हो गया। आर्ट में क्या क्या है, म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इन चीजों के ऊपर ज्ञान दिया जाता था। और मिलिट्री एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता था, जिसमें आर्चरी हो गया हो, तलवार से युद्ध करना, हॉर्स राइडिंग हो गया हो, इन चीजों को एंशियंट इंडिया में सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता था। ठीक है ना? तो आप समझ लीजिए कि एंशियंट इंडिया तब के समय में भी बहुत डेवलप था, जहाँ पे मिलिट्री एजुकेशन दिया जाता था, गाना, डांस, पेंटिंग के ऊपर सिखाया जाता था, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन के ऊपर ज्ञान दिया जाता था। तो बहुत चीजों के बारे में इनको सिखाया जाता था। तो इस चीज को मैंने एक इमेज के हेल्प लेकर आपको समझाने का कोशिश किया। ठीक है, ये देखिए रिलीजियस स्टडीज हो रहा है, साथ ही एंशियंट इंडिया में म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, इनको भी सिखाया जाता था। ठीक है,
और एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, मतलब सर्वांगीण विकास। उसके बाद साइंस के बारे में इनको पढ़ाया जाता था। उसके बाद धनुर्विद्या के बारे में, शोर्ट फाइटिंग, हॉर्स राइडिंग, इन चीजों के बारे में गुरु अपने शिष्यों को ज्ञान देते थे। ठीक है, तो बेसिकली बोला जाएगा इसको एक होलिस्टिक डेवलपमेंट, मतलब सर्वांगीण विकास हो रहा है किसका, इस शिक्षार्थी का, इस विद्यार्थी का। ठीक है, तो यही है कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बातें। अभी देख लेते हैं जो गुरु शिष्य का जो था ना, तो उसमें टीचिंग मेथड क्या क्या यूज होता था। तो पहला था आपका लेक्चर मेथड, जहाँ पे गुरु देख सकते हैं, गुरु सिर्फ लेक्चर दे रहे हैं, वहां पे स्टूडेंट्स इनको क्वेश्चंस नहीं करते। एक होता है डिस्कशन मेथड, गुरु अपने बच्चे को लेकर बैठ गए और डिस्कस कर रहे हैं ये आपस में कि किसका कारण क्या है, इसको बोला जाए डिस्कशन मेथड। तीसरा है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या होगा, गुरु एक चीज को दिखाएगा और स्टूडेंट इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे और उसी से एक बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा, उसी को बोला जाता है ऑब्जर्वेशन मेथड। और चौथा है आपका प्रैक्टिकल मेथड, जब गुरु बच्चों को प्रैक्टिकल फील्ड में उतरने का आज्ञा देंगे, जहाँ पे वो बड़े बड़े क्षत्रिय के साथ युद्ध करते थे, ऐसा ही उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल मेथड। ठीक है, उसको बोला जाता है प्रैक्टिकल मेथड। तो आज के इस क्लास के बेसिस में कुछ एमसीक्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, द गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया वाज प्राइमरीली बेस्ड ऑन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल। ऑनलाइन लर्निंग होता था? नहीं। पूछा गया कि गुरुकुल सिस्टम ऑफ एजुकेशन जो कि एंशिएंट इंडियन में था, उसका मेन प्रिंसिपल क्या था, उसका मेन फंक्शन क्या था। तो ऑनलाइन लर्निंग नहीं। रेसिडेंशियल एजुकेशन अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु, हाँ ये हो सकता है। बाकी के देख लेते हैं हम। क्लासरूम टीचिंग विद प्रिंटेड टेक्स्ट बुक, प्रिंटेड टेक्स्ट बुक नहीं था। डिस्टेंस लर्निंग भी नहीं था, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इसमें से कौन सा है। तो प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स ओनली फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, ये तो गवर्नमेंट तो था ही नहीं, तो वहां पे गवर्नमेंट एग्जाम के लिए क्या प्रिपेयर करेंगे। डेवलपिंग ओनली इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज, नहीं। उसके बाद प्रोमोटिंग कमर्शियल इंडस्ट्रियल स्किल, नहीं। लेकिन इसमें क्या होगा, होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी इंक्लूडिंग मॉरल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल, जहाँ पे सर्वांगीण विकास होगा, उसी को बोला जाएगा आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट। यही ऑब्जेक्टिव था एंशिएंट इंडियन एजुकेशन का। तीसरा है आपका, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स वाज कॉमनली टॉट इन एंशिएंट इंडियन एजुकेशन। एंशिएंट इंडियन एजुकेशन में कॉमनली कौन सा सब्जेक्ट सिखाया जाता था, संस्कृत, हाँ सही है। लॉजिक, हाँ सही है, लॉजिक तो दिया जाता था। लेकिन ऑप्शन सी में क्या लिखा देखिए, वेदास, मैथमेटिक्स, इन चीजों का भी दिया जाता था। सिर्फ संस्कृत का दिया जाता था कि नहीं, सिर्फ लॉजिक ही पढ़ाया जाता था, नहीं। लेकिन वेदास, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, फिलोसॉफी, इन चीजों के बारे में वहां पे पढ़ाया जाता। डिजिटल मार्किंग था? नहीं, डिजिटल मार्किंग नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 हम देख लेते हैं। 4 में क्या लिखा है देखिए, ए गुरु recites a lesson and students repeatedly listen and memorize it before discussing and meaning. Which teaching method is mainly reflected here? तो यहाँ पे टीचर क्या कर रहे हैं, एक लेसन को वो रिसाइट कर रहे हैं, वो सुना रहे हैं कहानी के तौर पे। स्टूडेंट रिपीटेडली लिसन, स्टूडेंट सुन रहा है और उसको याद करने का कोशिश कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेगा, प्रोजेक्ट मेथड? नहीं। लेक्चर एंड ओरल मेथड, हाँ इसको बोल सकते हैं प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन तो नहीं दे रहे। कंप्यूटर असिस्ट, नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 4 का बी। उसके बाद हम आज का केस स्टडी देख लेते हैं। तो केस स्टडी में क्या लिखा है देखिए मैंने, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट लिव्स इन द टीचर आश्रम। टीचर आश्रम में ग्रुप ऑफ स्टूडेंट रहते हैं। बिसाइड स्टडिंग द वेदास एंड मैथमेटिक्स दे क्लीन द आश्रम, वो आश्रम को क्लीन करते थे। कलेक्ट फायरवुड, वो जंगल से लकड़ी भी लाते थे। योगा प्रैक्टिस करते थे। एंड हेल्प ईच अदर विद डेली एक्टिविटीज, और बाकी के बच्चों को भी वो सहायता करते थे। द टीचर पेज इंडिविजुअल अटेंशन टू ईच स्टूडेंट्स लर्निंग एंड कैरेक्टर, और टीचर क्या करता था, हर एक बच्चे को इंडिविजुअली ध्यान देता था ताकि उनका वो पढ़ाई में अच्छा हो और उनका कैरेक्टर बिल्ड हो। तो which characteristics of ancient Indian education is best reflected in this method? यहाँ पे कौन सा टीचिंग मेथड का यूज किया गया है, पूछा है आपसे। एग्जाम ओरिएंटेड एजुकेशन, नहीं। होलिस्टिक एजुकेशन थ्रू गुरुकुल सिस्टम, ये हो सकता है। टेक्नोलॉजी बेस्ड एजुकेशन,
या फिर डिस्टेंस एजुकेशन। तो आपका काम क्या रहेगा कि ये केस स्टडी को अच्छे से रीड करना और हमारे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही हैं और उम्मीद है कि आपको ये सेशन पसंद आया हो, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। जय हिंद, जय भारत, जय आय असम।